गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। हमने प्रकाश की दो शाखाएं देखी थी, एक किरण प्रकाश की थी, एक तरंग प्रकाश की थी। एक रे ऑप्टिक्स था, एक वेव ऑप्टिक्स था। रे ऑप्टिक्स अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लाइट की जो नेचर है वो वेव मानेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि वेव ऑप्टिक्स बाद में हम पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश किस रूप में संचरित होता है, वो हम देखते हैं। प्रकाश की कुछ घटनाएं होती है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 11 में देखी है, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, प्रकीर्णन है। ये सभी घटनाएं प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित होती है। कौन सी प्रकृति पर? कणीय प्रकृति पर। अगर प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से कणों के रूप में आता है तब ये घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है। ये सभी घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होती है। तो इन घटनाओं के आधार पर हम ये कहते हैं कि प्रकाश की एक प्रकृति नहीं होती है। प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और प्रकाश वो तरंग के रूप में भी चलता है। इसलिए प्रकाश की प्रकृति को क्या माना जाता है? द्वैत माना जाता है कि प्रकाश दो प्रकार की प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। लाइट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड लाइट इज आल्सो ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। ओके, तो प्रकाश की प्रकृति जो नेचर ऑफ लाइट होती है, तो लाइट हैव ड्वेल नेचर। ओके, तो हम इसको पहले आप देखो, चैप्टर नंबर जो 12 है, प्रकाश की प्रकृति चैप्टर का नाम दिया। एक्चुअल में हमें इसमें वेव ऑप्टिक्स ही पढ़नी है। वेव ऑप्टिक्स जो है, वेव से रिलेटेड जो हमारे पास जो लाइट के जो फिनोमेना होंगे, घटनाएं होंगे, इस चैप्टर में हमारे पास केवल 3 घटनाएं होंगी, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, 3 ही घटनाएं पढ़ेंगे जो प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होंगी, ठीक है। Okay, interference of light, diffraction and polarization. There are 3 phenomena which are based on the wave nature of the light, that are the interference, diffraction and polarization. 3 phenomena होंगे जो वेव नेचर पर डिपेंडेड होंगे। तो इस चैप्टर में हमें 3 ही फिनोमिना पढ़ने हैं और ये पूरा चैप्टर अपना 3 फिनोमिना पर चलेगा और चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो पहले हम नेचर ऑफ लाइट देखेंगे। ये जो चैप्टर है वो मैक्सिमम है वो 6 नंबर का आता है। एक तो इसमें डेफिनेटली 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो और में आएगा, अथवा में आएगा चैप्टर नंबर 11 के, ठीक है ना। एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से आएगा, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से आएंगे, दोनों और में आएंगे। तो नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति क्या होगी? तो प्रकाश की प्रकृति बोली तो प्रकाश किस रूप में संचरित होता है, रूप कैसा होता है प्रकाश का, ठीक है। तो एडिंग डालना, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति, एडिंग डाल ली सबने। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रकाश की कुछ घटनाएं, जैसे प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन आदि प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित होती हैं। आदि प्रकाश की कणीय प्रकृति, अंडरलाइन कर लेना कणीय के नीचे, प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित होती हैं। किंतु प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि प्रकाश की तरंगीय प्रकृति पर आधारित होती हैं। तरंगीय के नीचे अंडरलाइन कर लेना, प्रकाश की तरंगीय तरंगीय प्रकृति पर आधारित होती हैं।
इसका मतलब प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, अगर हम प्रकाश की कणीय प्रकृति माने तो ये घटनाएं नहीं होंगी। अगर प्रकाश की प्रकृति को हम अगर तरंग माने तो वो घटनाएं नहीं होंगी। अपवर्तन परावर्तन जरूर होगा, लेकिन प्रकीर्णन वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की ये दोनों प्रकार की घटनाएं घटित होती है, ये भी होती वो भी होती। इसका मतलब हम प्रकाश की प्रकृति को एक नहीं मानते। प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। अतः आगे लिखना, अतः प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? द्वैत प्रकृति का होता है। बोले द्वैत बोले तो दो। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? दो होती है। प्रकाश कण के रूप में चलता है और प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। वो हम इन घटनाओं के आधार पर ये पुष्टि होती है कि प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश की दो प्रकृति होती है। वो ऊपर वाली घटनाएं घटित होने का मतलब ये सबूत देती है वो घटनाएं कि प्रकाश वो कण के रूप में, और ये घटनाएं इस बात का सबूत देती है कि जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति का होता है। इसलिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत होती है। कैसी होती है? द्वैत होती है। द्वैत मतलब दो। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे नेचर ऑफ लाइट। लिखो, सम फिनोमिनाज ऑफ लाइट, सम फिनोमिनाज ऑफ लाइट like reflection, refraction, dispersion, scattering of light, scattering of light, etc. etc. are based on particle nature of light. particle nature के नीचे अंडरलाइन कर लेना, are based on particle nature of light, but some other phenomena of light, but some other phenomena of light like interference, diffraction, polarization, interference, diffraction, polarization, etc. are based on wave nature. अंडरलाइन कर लेना wave nature के नीचे, wave nature of light, वेव नेचर ऑफ लाइट। इसका मतलब कुछ जो फिनोमिना है वो पार्टिकल नेचर पर डिपेंडेंट होती है और कुछ जो फिनोमिना है वो वेव नेचर पर डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब लाइट है वो पार्टिकल के रूप में भी प्रोपेगेट होती है, ट्रेवल करती है, और वेव के रूप में भी ट्रेवल करती है। दैट मीन्स द लाइट हैव नॉट सिंगल नेचर, लाइट हैव ड्वेल नेचर। लाइट की दो नेचर ne है, वो पार्टिकल के रूप में भी ट्रेवल करता है और वो वेव के रूप में भी ट्रेवल करता है। सो लाइट हैव ड्वेल नेचर। लाइट हैव ड्वेल नेचर। ड्वेल मतलब दो, टू नेचर होती है लाइट की, पार्टिकल होती है और वेव नेचर होती है। ठीक है ना, दोनों प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो फिनोमिनाज होती हैं इनके बेसिस पर हम कहते हैं कि लाइट हैव ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर के नीचे अंडरलाइन कर लेना। अब एडिंग टेलिंग, देखो लाइट की नेचर के लिए ओके, रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द लाइट, लाइट की प्रकृति के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए, प्रतिपादित किए। ठीक है, किसी वैज्ञानिक ने क्या बताया कि भी लाइट है वो किसी लाइट सोर्स से इस प्रकार से आती है, किसी वैज्ञानिक ने अलग प्रकार से बताया कि लाइट है वो इस फॉर्म में आती है। तो वैज्ञानिकों ने लाइट की नेचर के लिए, प्रकाश की प्रकृति के लिए अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। वो कौन कौन से सिद्धांत है वो हम देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम थ्योरीज रिलेटेड टू
नेचर ऑफ लाइट, एडिंग डालेंगे थ्योरीज रिलेटेड टू नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत। ओके, तो यहाँ पर फॉर हम थ्योरी पढ़ेंगे, 4 सिद्धांत यहाँ पर हम देखेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति के लिए, नेचर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग थ्योरी पेश की। वो कौन कौन सी थ्योरी है वो हम देख लेते हैं। एडिंग डाल ली, एडिंग डाल ली यार, डाल ली, मिटा देते हैं इसको। तो देखो फर्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ओके, तो न्यूटन्स ने ये थ्योरी दी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ओके, न्यूटन साइंटिस्ट आप जानते हो, फिजिक्स में तो बहुत बड़ा रोल है न्यूटन का, तो यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में भी न्यूटन घुस गया, ठीक है ना। तो न्यूटन्स ने क्या बताया, देखिए ये लाइट सोर्स है, हमें पता है कि लाइट का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो सन होता है। ओके, सन होता है, ठीक है, सन से क्या है, लाइट ही आती है। न्यूटन्स ने क्या बताया कि लाइट जो है वो किसी भी लाइट सोर्स से वो किसके रूप में आती है, हमारे पास ही कोई ऑब्जर्वर होगा उसके पास किस रूप में आती है, पार्टिकल्स के रूप में आती है। किसके रूप में आती है, पार्टिकल्स के रूप में। एंड दीज पार्टिकल्स आर नॉन विजिबल, वेरी स्मॉल एंड लाइट पार्टिकल। ये जो पार्टिकल होते हैं इनविजिबल होते हैं, नहीं दिखते हैं। दिखते हैं क्या, जो सन से जो लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट वो पार्टिकल नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इनविजिबल पार्टिकल है और वेरी स्मॉल होते हैं और लाइट पार्टिकल होते हैं। ओके, तो लाइट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइट इज प्रोपेगेट फ्रॉम एनी लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ ए very small invisible and light particles. Okay, and these particles are called corpuscles. corpuscles बोलते हैं इन पार्टिकल को, हम क्या बोलते हैं, corpuscles बोलते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन ने क्या बताया कि लाइट है वो किसके रूप में ट्रेवल करती है, लाइट है वो पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करती है। हमारे पास पार्टिकल के रूप में लाइट है वो आती है। ओके, और ये पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और इन पार्टिकल को जो मिलाने वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट रे। और इसी जो कॉन्सेप्ट है, इसी पर जो लाइट के जो फिनोमिना है, जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ, ये इसी फिनोमिना पर बेस्ड थे। तो न्यूटन ने ये थ्योरी पेश की कि लाइट है वो किसी लाइट सोर्स से वो पार्टिकल के रूप में हमारे पास पहुंचती है या पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम में या फ्री स्पेस में। ओके, ओके, तो लिखेंगे इसमें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, according to this theory, light is propagated from any light source, in the form of light is propagated from any light source in the form of
invisible, comma very small and light particles, लाइट यहाँ पर लाइट का मतलब हल्के हैं, ठीक है ना, लाइट पार्टिकल्स, comma these particles are called corpuscles, are called corpuscles. ओके ओके, एरो लगाकर अगला पॉइंट लिखना, द साइज ऑफ दीज corpuscles, the size of these corpuscles is different for different colors of light. The size of corpuscles is different for different colors of a light. अलग अलग कलर की लाइट के लिए इन कणों का जो आकार है, इन पार्टिकल्स का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर व्हाइट लाइट आती है तो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, तो उन 7 कलर में जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट टू रेड कलर जो हमने विबग्योर पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो साइज ऑफ पार्टिकल होती है वो कलर पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। रेड कलर के लिए पार्टिकल क्या होंगे, वॉयलेट के लिए क्या होंगे। तो अलग अलग कलर की लाइट के लिए जो साइज ऑफ पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो अलग अलग कलर के लिए वेवलेंथ अलग अलग होती है। इसका मतलब साइज ऑफ द corpuscles डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ओके ओके, अगला पॉइंट लिखना, ओके अगला पॉइंट लिखना है लगाकर, these corpuscles are travel with the velocity of light in any homogeneous medium. These corpuscles travel with speed of light in any homogeneous medium along a straight path. Along a straight path. ओके, ये जो पार्टिकल्स है या corpuscles है वो क्या, हम किसी भी मीडियम में इन पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं। ओके, और स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं। ये नहीं कि कोई पार्टिकल इधर गया, हाँ ये जरूर है कि भी इधर से आ रहे हैं पार्टिकल, इधर भी ऐसे आएंगे, लेकिन ये जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करेंगे। ओके, अगला पॉइंट लिखना, देखो on the basis of this theory, some phenomena of light like some phenomena of light
rectilinear propagation of light, rectilinear propagation of light, रेक्टिलिनियर बोले तो स्ट्रेट पाथ पर लाइट का ट्रेवल करना, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, कोमा रिफ्लेक्शन, कोमा रिफ्रैक्शन, कोमा स्कैटरिंग, कोमा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एटसेट्रा could be successfully explained, but some other phenomena of light like interference, diffraction and polarization could not be explained by this theory, could not be explained by this theory। ठीक है, तो प्रकाश का रेक्टिलिनियर जो प्रोपिगेशन है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है, डिस्पर्सन, इनको तो इस थ्योरी से हम इजीली एक्सप्लेन हो गई है कि हाँ, इस थ्योरी को अगर हम लाइट की नेचर को अगर पार्टिकल माने तो ये फिनोमेना आकर्षित होते हैं। बट अगर इस थ्योरी को लेकर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को जब देखा गया तो ये थ्योरी गलत साबित हो गई। अगर हम लाइट की नेचर को पार्टिकल मानते हैं तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन नहीं होता है, बट वो होता है। तो ये थ्योरी है उन फिनोमेना के लिए गलत साबित होगी, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है ना? ओके, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, यह है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म आदर्श एवं हल्के कणों के रूप में उत्सर्जित होता है। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं? कणिकाएं कहते हैं। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। ओके, तो न्यूटन ने क्या बताया कि किसी प्रकाश स्रोत, ये सन है वो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो लाइट सोर्स से, जैसे सन ही नहीं, बल्ब भी हो सकता है, मोमबत्ती भी हो सकता है, चिमनी भी हो सकता है। ठीक है, इस लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है वो किस रूप में आएगी? कणों के रूप में आएगी। किस रूप में आएगी? कणों के रूप में उत्सर्जित होती है। ठीक है ना? इन कणों को हम कणिकाएं कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। इन कणिकाओं का आकार प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। इन कणिकाओं का आकार प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है कि इन कणों का आकार कितना होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, वो प्रकाश पर के रंग पर निर्भर करता है कि प्रकाश किस रंग का है, लाल रंग का कि बैंगनी रंग का कि हरे रंग का है, उस पर निर्भर करता है इन कणिकाओं का आकार। बोले तो
जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्घ्य है प्रकाश की, उस पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग रंग की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखना, ये कणिकाएं, एरो लगा के अगला पॉइंट लिखना, ये कणिकाएं किसी समांगी माध्यम में, ये कणिकाएं किसी समांगी माध्यम में प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल से सरल रेखा में गमन करती हैं, या सरल रेखा के अनुदिश से गमन करती है, सीधी रेखा के अनुदिश चलती है। देखो ये कण, इन कणों को अगर मिलाएं तो ये एक सीधी रेखा के अनुदिश ही चलते हैं। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट लिखना है एरो लगाकर, इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की कुछ घटनाएं, जैसे इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश का सरल रेखीय संचरण, प्रकाश का सरल रेखीय संचरण मतलब सीधी रेखा में गमन करना। ठीक है ना। प्रकाश का सरल रेखीय संचरण, कोमा परावर्तन, कोमा अपवर्तन, कोमा वर्ण विक्षेपण, कोमा प्रकीर्णन आदि को समझाया जा सका, किंतु प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश के व्यतिकरण, कोमा विवर्तन व ध्रुवण को समझाने में असफल रहा, कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रकाश की प्रकृति को कणीय माने, हम ये माने कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से कण के रूप में आता है, तो परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर सकता है, वर्ण विक्षेपण हो सकता है और प्रकीर्णन हो सकता है। लेकिन अगर प्रकाश की प्रकृति को अगर हम कणीय माने तो ये घटनाएं नहीं हो सकती, बट ये होती हैं। ठीक है ना। तो इन घटनाओं को इस सिद्धांत के आधार पर अगर हम प्रकाश की प्रकृति को कणीय माने तो ये घटनाएं घटित नहीं होंगी। ठीक है ना। तो इन घटनाओं को नहीं समझा पाया ये सिद्धांत। ठीक है ना। ओके, अब हम अगला सिद्धांत देखते हैं। ये सिद्धांत समझ में आ गया। ओके, अगला सिद्धांत, नेक्स्ट जो थ्योरी है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लाइट, ओके, वो क्या है? हाइगेन्स वेव थ्योरी। हाइगेन्स वेव थ्योरी। ओके, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है? हाइगेन्स वेव थ्योरी क्या कहती है? न्यूटन से जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी उसने क्या बताया कि लाइट को किसी लाइट सोर्स से पार्टिकल के रूप में आता है, बट हाइगेन्स ने क्या कहा? पार्टिकल के रूप में नहीं आती है। लाइट किसी लाइट सोर्स से वेव के रूप में ट्रेवल करती है।
कैसे वेव के रूप में ट्रेवल करती है इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो वेव भी कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव है मैकेनिकल से, वेव है टू टाइप्स के होंगे, एक मैकेनिकल वेव होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट के बाद में हम थोड़ा सा वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वेव वो 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा वेव को समझ लेंगे कि वेव क्या होती है, कितने टाइप की वेव होती है, ठीक है। तो वो पहले हम समझेंगे, इस टॉपिक के बाद में ही पहले वेव को समझेंगे, ठीक है, 11th क्लास का। फिर उसके बाद में हम अपने वेव ऑप्टिक्स में चलेंगे, ठीक है ना। तो हाइगेंस ने अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहाँ पर तो हाइगेंस ने क्या थ्योरी पेश की, उसने ये बताया कि द लाइट इज प्रोपेगेट फ्रॉम एनी लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नेसेसरी होती है। तो हाइगेंस ने एक मीडियम अज्यूम किया, दैट मीडियम इज हाइपोथेटिकल इथर मीडियम। इथर मीडियम की उसने कल्पना की, ठीक है ना। ओके, तो नोट करना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, एडिंग डालना हाइगेंस वेव थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, light is propagated from any light source in the form of longitudinal waves. In the form of longitudinal waves. longitudinal waves क्या होती है हम देखेंगे इसको, ओके, ये भी आपको बताया जाएगा। In the form of longitudinal waves. And a medium is necessary for the propagation of these waves. And a medium is necessary for the propagation of these waves. So assumed to be a hypothetical medium ether, hypothetical medium में ether। नोट कर लिया। ईथर, हाइपोथेटिकल मीडियम में ईथर, ओके। तो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नेसेसरी होती है। तो हाइगेंस ने यहाँ पर एक मीडियम को अज्यूम किया और उस मीडियम को क्या दिया, ईथर। ईथर मीडियम उसने यूज में लिया, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो लाइट है वो ट्रेवल करेंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर ट्रेवल करेंगी तो उनको मीडियम की नेसेसरी होगी। तो उसने मीडियम, कैसा मीडियम लिया, ईथर मीडियम में लिया, ओके ओके। एरो लगा के लिखना। फर्दर कॉमा व्हेन पोलराइजेशन वाज डिस्कवर्ड, फर्दर कॉमा when polarization was discovered, then assumed to be transverse nature of a light by Fresnel, assumed to be transverse nature of light by Fresnel,
फ्रेनल। फ्रेनल साइंटिस्ट है, उसने जब फ्रेनल ने ही पोलराइजेशन को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, तो उसने ये पता लगाया कि अगर हम लाइट की नेचर को लॉन्गिट्यूडनल मानते हैं, ठीक है, हाँ वेव तो होगी, लेकिन वेव अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो प्रोड्यूस होंगे, बट पोलराइजेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उसके बाद में फ्रेनल ने ये बताया कि भाई लाइट है वो हाइगेन झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होगी। लाइट की नेचर कैसी होगी, जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव होगी, ठीक है ना। लाइट है वो किसी लाइट सोर्स से ट्रांसवर्स वेव के रूप में प्रोड्यूस होगी, और इसी के बेसिस पर सारे फिनोमिना है वो क्या अकर्ष हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद में फ्रेनल ने पोलराइजेशन को डिस्कवर किया, तो उसने ये बताया कि जो लाइट की नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है, वो वेव जो है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स से होती है। तो ट्रांसवर्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, वो हम देखेंगे। ओके ओके, आगे लिखो। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, on the basis of this theory, some phenomena of light, reflection, refraction, interference, diffraction and polarization. Some phenomena of light like reflection, refraction, interference, diffraction, and polarization could be successfully explained, but some other phenomena of light like photoelectric effect, Raman effect, Zeeman effect, Compton से, जीमान से या रमन से इफेक्ट could not be explained. इन जो लाइट की फिनोमिना है इनको वो समझाने में असमर्थ रहा, नहीं समझा सका। रिफ्लेक्शन को समझा दिया, रिफ्लेक्शन को, इंटरफेरेंस से। अगर हम लाइट की नेचर को ट्रांसवर्स वेव की तरह माने कि लाइट है वो किसी लाइट सोर्स से ट्रांसवर्स वेव की तरह आती है, तो हम रिफ्लेक्टर, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को समझा सकते हैं। बट ये जो फिनोमिना है ये भी लाइट के अदर फिनोमिना है, इनको समझाने वो असमर्थ रहा, ठीक है ना। ओके, ये क्या फिनोमिना होते हैं, इन तीनों को हम, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों जो फिनोमिना है, इन तीनों फिनोमिना को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये जो फिनोमिना है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फिनोमिना अपने सिलेबस में नहीं है, बट ये फिनोमिना अपने सिलेबस में है।
ओके, तो लाइट है वो ट्रांसफर वेव की तरह आती है, ठीक है ना। इसको फ्रेनल ने करेक्ट किया था, हाइगेन ने तो बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में प्रोपेगेट होती है। फिर बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द पोलराइजेशन, फ्रेनल ने ये बताया कि भी लाइट है वो उसकी नेचर जो है वो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती, ट्रांसवर्स वेव की तरह लाइट है वो ट्रेवल करती है, ठीक है ना। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे हाइगेन का तरंग सिद्धांत। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है तथा इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तथा इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए ईथर माध्यम की कल्पना की गई। ईथर माध्यम की कल्पना की गई। हाइगेन ने अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे होती है वो हम देखेंगे। इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम चाहिए, निर्वात में ये गमन नहीं कर सकती, कोई न कोई माध्यम जरूर चाहिए। तो इन तरंगों के संचरण के लिए हाइगेन ने एक माध्यम कंसीडर किया, एक माध्यम की कल्पना की जिसे ईथर नाम दिया गया। ईथर माध्यम की कल्पना की गई कि ईथर माध्यम में जो लाइट है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गमन करती है, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। लिखो, इसके पश्चात फ्रेनल भी वैज्ञानिक का नाम है। इसके पश्चात फ्रेनल ने ध्रुवण की खोज की जिसके आधार पर ये हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत का ही पार्ट है। उसने फ्रेनल ने इस हाइगेन के तरंग सिद्धांत को थोड़ा सा संशोधित किया था, ठीक है। क्या संशोधन किया था उसमें हम देखते हैं। इसके पश्चात फ्रेनल ने ध्रुवण की खोज की। उसके आधार पर उसने यह बताया कि प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य न होकर अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य न होकर क्या होती है? अनुप्रस्थ। बोले तो प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में नहीं, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। तो ध्रुवण की जो मुख्य जो विशेषता है वो यही है कि अगर प्रकाश है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का होगा तभी ध्रुवण होगा, अदरवाइज ध्रुवण नहीं होगा। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट लिखना।
देखो, इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण को सफलतापूर्वक समझाया जा सका, किंतु प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीमान प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि को समझाने में असफल रहा। ठीक है, ओके और नॉट ओके? ओके, तो ये हाइगेन का तरंग सिद्धांत हो गया। इनके तरंग सिद्धांत के आधार पर हाइगेन और फ्रेनेल ने दोनों ने संयुक्त रूप से सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया कि हाइगेन ने तो बताया कि भी तरंग के रूप में आता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, लेकिन फ्रेनेल ने बताया कि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में नहीं, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में ट्रांसवर्स वेव की तरह लाइट है वो प्रोपेगेट होती है फ्रॉम एनी लाइट सोर्स। ओके, तो उनको तो समझा सका लेकिन इनको नहीं समझा पाया ये सिद्धांत। ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी है वो है मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इसने लाइट की प्रकृति, लाइट की नेचर के बारे में प्लांक ने क्या बताया वो हम देखते हैं। हेडिंग डाल लेना, इसको मिटाऊंगा। मैक्स प्लांक से क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ओके, अब देखो ये लाइट सोर्स है, सन है। न्यूटन ने क्या बताया कि लाइट है, इससे पार्टिकल के रूप में आती है, पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करती है। हाइगेन ने बताया कि लाइट है वो किसी लाइट सोर्स से वेव के रूप में आती है, उसने वेव नेचर बताया कि इसने, न्यूटन ने बताया ये न्यूटन थ्योरी है, ये न्यूटन का सिद्धांत होगा, ये हाइगेन का हो गया। ठीक है ना? हाइगेन ने बताया कि लाइट है वो वेव के रूप में, लाइट की नेचर वेव होती है। अब प्लांक्स क्या कहता है? प्लांक्स ये कहता है कि न तो पार्टिकल आते हैं और न ही वेव आती है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। प्लांक्स ने ये बताया कि लाइट है वो किसी लाइट सोर्स से वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। ओके, लाइट इज प्रोपेगेट फ्रॉम एनी लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैकेट्स ऑफ द एनर्जी। ओके, एनर्जी के कहने का मतलब किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट आएगी वो एनर्जी के, लाइट सोर्स है वो एनर्जी के सब पैकेट बांध के छोड़ेगा। ये जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन्स या
क्वांटा बोलते हैं। एक जो पैकेट है इसको हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। ओके, तो यहाँ पर नए पार्टिकल नए वेव क्वांटम, ये जो प्लांक्स ने क्या बताया कि किसी लाइट सोर्स से लाइट है वो ऐसे एनर्जी के पैकेट के रूप में आती है। इन पैकेट से इन बंडल्स को द बंडल्स ऑफ द देसाई, नॉट बंडल्स ऑफ द देसाई, बंडल्स ऑफ द एनर्जी के ये जो बंडल्स हैं इनके रूप में आती है और इन बंडल को हम, इन पैकेट्स को हम फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज प्रोपेगेटेड फ्रॉम एनी लाइट सोर्स। According to this theory, the light is propagated from any light source in the form of small packets of energy, small packets of energy, comma, each packet of energy is called photon or quanta. Each पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। इस पैकेट को, जो एनर्जी का जो पैकेट आया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। इसको ये जो क्वांटम थ्योरी है इसी के आधार पर क्वांटम लिया था कि इनको हम क्वांटा बोलते हैं, इसलिए क्वांटम थ्योरी हो गई। ओके, तो प्रत्येक जो फोटोन है, प्रत्येक जो क्वांटा, उसमें कुछ न कुछ एनर्जी होती है। ओके, एरो लगा के इसमें नीचे लिखना, इफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ light is new बोलते हैं इसको। if frequency of light is new, then energy of each photon is, एरो लगा लेना, नीचे लिखना E बराबर क्या होती है? h न्यू। E is equal to h न्यू। ओके, ई जो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू एच नहीं होती, एच को प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये हमने इससे रिलेटेड जो फिनोमेना वो चैप्टर नंबर 11 में पढ़ लिए। ये जो फिनोमेना हो गए हाइडेंस वेव थ्योरी पर से रिलेटेड जो फिनोमेना, जो घटनाएं हो गई, हम चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे। और जो फोटोन वाला है इसको हम चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे। चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें लाइट का ही वो क्या है, पार्ट है, ठीक है ना। उसमें भी हम लाइट को ही पढ़ेंगे, बट उसमें जो लाइट है वो किसके रूप में आएगी? फोटोन के रूप में, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स में लाइट है वो पार्टिकल के रूप में आ रही थी। चैप्टर नंबर 12 में लाइट है वो वेव के रूप में आएगी, और चैप्टर नंबर 13 में लाइट है वो फोटोन के रूप में आएगी। तो फोटोन से रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। लाइट को हम फोटोन मानेंगे कि किसी भी अगर सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो नए पार्टिकल मानेंगे, नए वेव मानेंगे, वहां पर चैप्टर नंबर 13 में हम फोटोन्स मानेंगे। और जो इस पर जो रिलेटेड ये जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर जो रिलेटेड फिनोमेना है वो हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, हिंदी मीडियम वाले एरो लगाकर लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी
On the basis of this theory, some phenomena of light, like some phenomena of light, like photoelectric effect, comma Raman effect, comma Zeeman effect, comma Compton effect, etc. could be explained successfully. ओके, तो जो फिनोमिना हाइगेंस वेव थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन हुए थे वो फिनोमिना है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटेंट, ये सारे जो इफेक्ट्स है वो इस थ्योरी को अगर हम लाइट को अगर फोटोन के रूप में माने तो इन फिनोमिना को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये फिनोमिना आकर्ष होंगे अगर लाइट को हम फोटोन के रूप में मानेंगे। ठीक है ना? ओके। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होता है। ये जो बंडल आ रहे हैं, जो पैकेट आ रहे हैं एनर्जी के पैकेट के रूप में उत्सर्जित होता है। प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में उत्सर्जित होता है, कॉमा इन पैकेटों या बंडलों को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो ये ऊर्जा के जो बंडल हैं, छोटे छोटे जो बंडल है, इनको हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ठीक है ना? ओके, एरो लगा के लिखना। यदि प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, यदि प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, ऐसे v की तरह लिखना है, v ऐसे न्यू। यदि प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निम्न होगी। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, ये जो फोटोन है इसकी ऊर्जा कितनी होती है, प्रत्येक फोटोन के अंदर ऊर्जा कितनी होगी, कितनी ऊर्जा लेकर चलता है अपने अंदर। हमें पता है कि ऊर्जा का पैकेट है, लेकिन इसमें ऊर्जा कितनी होगी वो हमें देखें। तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निम्न होगी। ई ऊर्जा है, ई बराबर एच न्यू। न्यू है वो आवृत्ति है किसकी, प्रकाश की, और एच है वो प्लांक नियतांक होता है। इसका मान क्या होता है वो हम चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो दोबारा पढ़ना है। यहाँ पर तो थोड़ा सिद्धांत ही देखा है, ठीक है ना? तो ये हम चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे, वहां पर हम प्रकाश को फोटोन के रूप में ही मानेंगे। ठीक है? ओके, अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। यह सिद्धांत प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोमा रमन प्रभाव, कोमा जीमान प्रभाव, कोमा कॉम्पटन प्रभाव आदि को समझाने में सफल रहा। ये घटनाएं हाइगेन के तरंग सिद्धांत से नहीं समझाई जा सकी। ठीक है ना? अगर हम प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानते हैं तो ये घटनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, लेकिन ये होती हैं। लेकिन अगर प्रकाश की प्रकृति को हम फोटोन माने कि प्रकाश वो फोटोन के रूप में आता है किसी प्रकाश स्रोत से, तो ये घटनाएं भी घटित होती हैं। ठीक है ना? ओके, अब हम फोर्थ जो
थ्योरी है फॉर द नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति के लिए जो चौथी घटना है, जो लास्ट घटना है, वो क्या है? मैक्सवेल। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। यहां लिख देते हैं। फोर्थ जो है मैक्सवेल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो ये भी वेव के रूप में बताया था कि लाइट है वो, मैक्सवेल ने भी क्या बताया कि लाइट है वो किसी लाइट सोर्स से वेव के रूप में चलती है, बट अलग प्रकार की वेव होगी। क्या होगी? अलग प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है। अब मैक्सवेल ने क्या बताया कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। किसके रूप में उत्सर्जित होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होंगी? जिसमें विद्युत भी आ रहा है, चुंबकीय भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। दोनों फील्ड एक साथ, दोनों फील्ड होंगे उसमें, इलेक्ट्रिक भी होगा और मैग्नेटिक भी होगा। ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में प्रोड्यूस होता है एंड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की नेसेसरी नहीं होती है। हाइगेंस और ये मैक्सवेल के थ्योरी में यही डिफरेंस है कि वहां पर उसने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नेसेसरी होता है। तो हाइगेन की थ्योरी के अनुसार लाइट तभी ट्रेवल करेगी जब मीडियम होगा। ठीक है ना। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह क्या करती है? ट्रेवल करती है। करेंगी तो वेव की तरह, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रेवल के लिए मीडियम की नेसेसरी नहीं होती है। बिना मीडियम बोले तो निर्वात में भी, वैक्यूम में भी लाइट है वो ट्रेवल कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये ऐसे होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ओके, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड होंगे साथ में। ठीक है, तो ऐसी वेव होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी होगी? ऐसी वेव होगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी होती है। ठीक है ना। तो लाइट किसी लाइट सोर्स से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होंगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चैप्टर नंबर 17 जो है, चैप्टर नंबर जो 17 है वो इलेक्ट्रो ईएम वेव्स का ही है, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर ही आधारित है। वहां पर हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या होती है, वो कैसी होती है, उसकी संचरण पथ कैसा होता है, उसके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 17 जो है वो कंप्लीटली विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। ठीक है ना। तो सारे जो आप देखो, सारी जो थ्योरी है वो अलग अलग चैप्टरों में है। न्यूटन्स जो थ्योरी है वो ही चैप्टर नंबर 11 में है। ये जो चैप्टर हाइगेन थ्योरी वो चैप्टर नंबर 12 में है, और प्लांक क्वांटम थ्योरी वो चैप्टर नंबर 13 में है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओके ओके, तो
हेडिंग डालनी होगी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी light is propagated from any light source in the form of electromagnetic waves and there is no medium is necessary for the propagation of wave. There is no medium is necessary for the propagation of wave. मीडियम की नेसेसरी नहीं होती। ओके, तो इसके लिए मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन भी दी थी, उसको हम मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। वो हम चैप्टर नंबर 17 में देखेंगे। ये मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, ठीक है ना। वो क्या थी, वो चैप्टर नंबर 17 में हम देखेंगे। यहाँ पर तो हमें चैप्टर नंबर 12 में तो ये हाइगेंस यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो हमें इन कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। इनको हम चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे डिटेल में, इसको 17 में देखेंगे। इसको हमने देख लिया है, इसको चैप्टर नंबर 11 में हमने इससे रिलेटेड जो फिनोमेना वो हमने पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड जो फिनोमेना है वो हमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। तो मैक्सवेल कि ये जो थ्योरी है, मैक्सवेल का सिद्धांत है, इसको हम चैप्टर नंबर 17 में देखेंगे। वहां पर मैक्सवेल समीकरणें भी दी थी, गणितीय समीकरणें पेश की थी। वो मैक्सवेल की कौन कौन सी समीकरण होती है वो हम चैप्टर नंबर 17 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 17 आपको तभी समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पढ़ने जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 17 जो 7 है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर जो 7 और 8 है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो उनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति के संबंध में रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द लाइट अलग अलग थ्योरी पेश की, और किसी ने बताया कि लाइट है वो पार्टिकल के रूप में चल रही है, किसी ने बताया वेव के रूप में, किसी ने बताया फोटोन के रूप में, किसी ने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रेवल करती है। बट कोई भी एक थ्योरी है लाइट की सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है ना। हाँ, कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही है लेकिन बाकी को नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि लाइट की नेचर वो एक नहीं हो सकती है। लाइट की नेचर है वो ड्वेल नेचर होती है। लाइट है वो पार्टिकल के रूप में भी चलता है और लाइट है वो वेव के रूप में भी चलता है। आप कहोगे कि फोटोन को भी हम एक पार्टिकल ही मानते हैं, वो एनर्जी का पार्टिकल होता है, वो भी क्या इनविजिबल होता है, तो फोटोन को भी हम एक पार्टिकल ही मानते हैं। बट दैट इज नॉट, ये कोई स्थूल पार्टिकल, स्थूल कण नहीं होता है। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हम देखते हैं वैसा नहीं होता, ये एक एनर्जी का पैकेट होता है। बट इसको हम फील कर सकते हैं कि फोटोन एक पार्टिकल होता है, एनर्जी का पार्टिकल है, इसमें एनर्जी निहित होती है, ठीक है ना। और वेव है, हमें पता है कि हाइगेन में भी वेव था और विद्युत चुम्बकीय तरंग में भी वेव था। तो लाइट की जो नेचर है वो वेव के रूप में होती है और लाइट की नेचर है वो पार्टिकल के रूप में भी होती है। तो इन चारों जो सिद्धांत उससे यही निष्कर्ष निकल के आया है कि कोई भी एक सिद्धांत जो है वो लाइट के सभी फिनोमेनाओं को नहीं समझा पाया है। इसलिए हम सारे चारों सिद्धांतों से को मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि लाइट है
उसकी दो नेचर होती है। लाइट को हम कण भी मानेंगे और लाइट है उसको तरंग के रूप में भी मानेंगे, तभी हम सारी घटनाओं को समझा सकते हैं। तो इसके आधार पर यही कहा जाता है कि लाइट जो है वो सिंगल नेचर की, लाइट की एक ही प्रकृति नहीं होती। लाइट है वो द्वैत प्रकृति का होता है। लाइट की दो नेचर होती है, डुअल नेचर का होता है। लाइट वो पार्टिकल के रूप में भी ट्रेवल करता है और वो वेव के रूप में भी ट्रेवल करता है। ओके, तो इतना बहुत है आज के लिए। तो इसको आप फिर कॉपी में नोट कर लेना। थैंक यू, बाय।